गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 9 प्रकाश लाइट। हमारा टॉपिक चल रहा था अपवर्तन। दो तरीके के माध्यम बताए थे, एक सरल एक विरल। सघन माध्यम जिसमें कण पास पास होते हैं और विरल माध्यम जिसमें कण थोड़े दूर होते हैं। दो माध्यमों की तुलना करें जैसे पानी और कांच, तो पानी में कण दूर हैं और कांच में कण पास पास है। तो कांच तो हुआ सघन माध्यम और पानी कैसा है, विरल। अगर कांच और हवा की तुलना करें तो हवा कैसा है, विरल, और कांच कैसा है, सघन। तो हमने देखा कि जब प्रकाश की कोई किरण आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब वो विरल से सघन में आती है तो विरल में उसका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब वो हवा से कांच में आता है तो वेग क्या हो जाता है, घट जाता है, और घटने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या हुआ कि जाना उसको सीधा चाहिए था, लेकिन वो अभिलंब की ओर मुड़ गई, अपने पथ से विचलित हो गई, और अपने पथ से विचलित होने की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये कांच का स्लैब है, ग्लास स्लैब ABCD, जैसा कि हमने आपको समझाया था बच्चों। ये इसका अभिलंब है M और N। प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है कोण बनाते हुए अभिलंब से, आपतित किरण PQ। अब क्या होती है कि इसको जाना ऐसे चाहिए था बिल्कुल, लेकिन ऐसे ना जाके, क्योंकि हवा में तो वेग कितना है, 3 × 10⁸, तो ऐसे ना जाकर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है सघन माध्यम में, ऐसे मुड़ गई है। अपने पथ से क्या हो गई, पथ क्या था इसका, वो वाला डैश डैश वाला, लेकिन अपने पथ से क्या हो गई, मार्ग से विचलित हो गई। और प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या है, बाहर निकलेगी तो यहां भी हम एक अभिलंब की कल्पना करते हैं, M', N'। यहां पर सघन माध्यम में वेग कम है, जैसे ही वापस हवा में आती है तो वेग वापस बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। यहां पर कैसा माध्यम था, सघन, बाहर कैसा है, विरल। तो विरल माध्यम में जाती है जब सघन से, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हो गया हमारा RS। ये कोण है हमारा I, ये कोण है R, ये कोण भी R होगा, एकांतर कोण, और ये जो कोण है वो होगा निर्गत कोण। ये किरण है हमारी आपतित किरण, ये अपने पथ से विचलित हो गई, अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकलती है वो निर्गत किरण। वैसे देखिए, इस PQ क्या है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है बच्चों, अपवर्तित किरण। और ये क्या है बच्चों, अभिलंब। बाहर जो निकली निर्गत किरण। और ये भी अभिलंब है, M', N'। यहां पर कोण I क्या है, आपतन कोण, और कोण R, स्मॉल r, ये क्या है, अपवर्तित हुई है, इसलिए हम इसका नाम बोलेंगे अपवर्तन कोण। और ये डेल्टा है, ये है निर्गत कोण, निर्गत कोण। तो ये हमारा अपवर्तन था बच्चों कि प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और अपने पथ से विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। परिभाषा में आपको लिखवा चुकी हूं, ये चित्र वापस से बनाया है क्योंकि हमें क्या समझाने हैं, अपवर्तन
नियम। तो परिभाषा हमारी हो चुकी है, अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। देखिए बच्चों, अपवर्तन के नियम में पहला नियम देखिए, जैसा कि हमारे परावर्तन में भी यही नियम था। और पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण और बच्चों दूसरा कौन? अभिलंब तथा तीसरी कौन सी चीज है? अपवर्तित किरण। तीनों है ना, ये कौन कौन है? आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम पढ़ेंगे हम, अपवर्तन का दूसरा नियम। और दूसरे नियम का नाम क्या है? इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। दूसरा नियम, और इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। देखिए बच्चों, आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ी होगी। इसमें हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये यूज करते हैं ना बच्चों। अब इनको हिंदी में बोला जाता है, साइन को बोला जाता है ज्या, जाएगा ज्या, आधा जय और या ज्या। कोस को बोला जाता है कोज्या, साइन को तो ज्या और कोस को कोज्या। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि ये शब्द हमारे इसमें सेकंड नियम में यूज होंगे। तो साइन यानी कि ज्या, और जब ज्या बोला जाए तो आप समझोगे साइन बोला जा रहा है, क्योंकि साइन को ज्या बोला जाता है। तो देखिए बच्चों, दूसरा नियम क्या है? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको निकाले साइन आई और इसको निकाले साइन आर, तो हम क्या कहेंगे? आपतन कोण की ज्या। यहां पर ये आर निकाले साइन आर, तो बोलेंगे अपवर्तन कोण की ज्या। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। ज्या मतलब लिखेंगे हम आपतन कोण को साइन के रूप में, यानी कि साइन आई। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या। जानिए ये ज्या है बेटा, जय और या, ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। और इसको लिखते हैं हम साइन आर। दिख रहा है आपको? आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का अनुपात, तो लिखेंगे का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक, नियतांक यानी कि स्थिरांक, एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है बच्चों, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और क्या है ये दूसरा नियम? अपवर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम तो ये है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं,
ये अपवर्तन का दूसरा नियम है बच्चों, ये नोट कीजिए एक बार, फिर हम आगे इसको डेराइव करते हैं। आवाज बंद है ना? हाँ बच्चों, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? क्लियर सुनाई दे रहा है? थोड़ा हो सकता है आवाज में कुछ प्रॉब्लम आई हो। कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दोनों नियम आप जल्दी से नोट कीजिए। डायग्राम मैं मिटा रही हूं, आप बना चुके होंगे। अब हम दूसरे नियम का सूत्र निकालते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो देखिए, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक। और इस नियतांक को कहा जाता है इस नियतांक का नाम है बच्चों अपवर्तनांक। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक, और जिसे हम अपवर्तनांक कहेंगे। और अपवर्तनांक को शो करते हैं बच्चों म्यू से। ठीक है, किसी किसी बुक में नीटा से, ऐसे एन से भी शो कर रखा है, नीटा से ऐसे इस तरीके से। तो आपको जो सही लगे वो उतार, मेरे अकॉर्डिंग आप ये उतार लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये अपवर्तनांक क्या है? एक अनुपात है। किसका अनुपात है? एक तो ये साइन आई और साइन आर यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है। दूसरा दो माध्यमों में, किसका? दो माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात है। तो अपवर्तनांक को हम लिख सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और नीचे लिख सकते हैं दूसरे माध्यम में, दूसरे, यहां माध्यम नहीं लिखा हमने, ऐसा कीजिए बच्चों आप शॉर्टकट में लिख देते हैं इसे कि वेग को हम v से शो कर देते हैं। v फर्स्ट पहले माध्यम में वेग, और यहां लिख देते हैं v सेकंड दूसरे माध्यम में वेग, वेग v। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? हमारा अपवर्तनांक। और जब हम इसे शो करेंगे म्यू के रूप में, तो हम करेंगे म्यू 2 1 मतलब कि जो नीचे वाला तो आगे आएगा और ऊपर वाला पीछे आएगा। तो म्यू 2 1 का मतलब है कि पहले माध्यम में वेग, और ये 2 आगे आ रहा है तो इसको नीचे लिखेंगे दूसरे माध्यम में वेग। दोनों माध्यमों में वेग का अनुपात ये होता है हमारा अपवर्तनांक। जैसे देखिए बच्चों, अगर हम म्यू निकाले कहां पर? पानी में और हवा में, तो यहां तो आएगा, आगे तो आएगा पानी यानी कि वाटर, और बाद में आएगी हवा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हवा में प्रकाश का वेग और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? W आ रहा है यानी कि पानी,
तो हम लिखेंगे पानी में प्रकाश का वेग। इन दोनों का अनुपात क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक होता है। तो हवा और पानी में प्रकाश के वेग का रेशो, अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। नोट कर लीजिए आप एक बार। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभी हमने अपवर्तनांक बताया। अपवर्तनांक क्या है? दो माध्यमों में वेग का अनुपात, या फिर साइन आई और साइन आर का अनुपात। साइन आई और साइन आर का अनुपात, ये भी क्या होता है? अपवर्तनांक। या दो माध्यमों में वेगों का अनुपात, ये भी क्या होता है? अपवर्तनांक। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम बताते हैं अपवर्तनांक को कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो अपवर्तनांक की निर्भरता किस किस पे निर्भर करेगा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की निर्भरता कि अपवर्तनांक किस किस बात पे निर्भर करेगा? नंबर 1, माध्यम की प्रकृति, कि माध्यम कैसा है? हवा है, पानी है, कांच है। तो पहला, माध्यम की प्रकृति। दूसरा, घनत्व, माध्यम का घनत्व कैसा है। और तीसरा, प्रकाश का रंग। प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है अपवर्तनांक। प्रकाश के रंग। अपवर्तनांक है, इसकी निर्भरता 3 बातों पे डिपेंड करती है। एक तो माध्यम की प्रकृति, दूसरा घनत्व और तीसरा प्रकाश का रंग। देखिए बच्चों, प्रकाश कई रंगों का होता है। तो बैंगनी रंग का प्रकाश जो है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक। बैंगनी रंग का सबसे अधिक अपवर्तनांक। और लाल रंग का सबसे कम होता है। लाल रंग का सबसे कम अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है, या दो वेगों का अनुपात है। और ये 3 बातों पे निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग पर। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। नोट कर लीजिए इसे। तो नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा अपवर्तन के उदाहरण। तो अपवर्तन के उदाहरण मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि पानी में पेंसिल को डुबोने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है, सिक्के को डालने पर पैंदे से उठा हुआ दिखाई देता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है? अपवर्तन के उदाहरण है बच्चों। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं।
के बाद स्वागत है बच्चों आपका। नेक्स्ट हम देख रहे थे बच्चों अपवर्तन के उदाहरण, और अपवर्तन के उदाहरण में पहला हम बता रहे हैं सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना क्षितिज से। तो पहला क्या है, सूर्योदय से कुछ समय पहले, कुछ पहले तथा सूर्यास्त के कुछ पश्चात तक सूर्य दिखाई देना। देखो जो एग्जैक्ट टाइम होता है सूर्योदय का और सूर्यास्त का, तो सूर्योदय से कुछ समय पहले हमें सूरज दिख जाता है और सूर्य छिप जाने के कुछ समय बाद तक भी हमें क्या दिखता है, सूरज दिखता है। तो इसका कारण क्या है, तो कोई पूछे कि इसका कारण क्या है तो आप क्या बताओगे, अपवर्तन। ठीक है बच्चों। दूसरा है हमारा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण यानी कि रंग और विक्षेपण यानी कि टूटना। तो श्वेत सफेद प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन या विभक्त होना, क्या कहलाता है बच्चों, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं और वैसे भी देखिए कि जो बारिश होती है, बारिश के बाद कई बार क्या होता है कि आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष जो दिखाई देता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण ही दिखाई देता है कि सफेद प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। एक प्रिज्म आपने देखा होगा, आपने स्कूल में देखा होगा, नहीं देखा तो आप अपने टीचर से कह के देखिएगा। ये प्रिज्म है, जब इसमें से हम टॉर्च से लाइट पास करते हैं बच्चों, तो ये लाइट ऐसे जा रही है और ये अपने मार्ग से विचलित होगी। देखो ये हम अभिलंब मान लेते हैं, तो ये अपने मार्ग से विचलित होगी। ये विचलित हो गई और विचलित होकर अब ये मेरे पास 2 ही रंग उपलब्ध हैं, 3 तो हैं। तो इस तरीके से मैं इसको रंगों में विभक्त करके दिखा देती हूं कि इस तरीके से ये विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, प्रकाश विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में विभाजित होगा। यहां मेरे पास 3 ही रंग उपलब्ध हैं, इसलिए मैं 3 रंगों में ही दिखा रही हूं। तो इस तरीके से प्रकाश प्रिज्म के अंदर क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है बच्चों। और फिर ये आगे जाएगा फिर वापस से। तो इस तरीके से प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा बच्चों कि वर्ण विक्षेपण क्या है, तो आप क्या कहोगे कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों ये। तो आपको ध्यान रखना है कि सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। पानी में लकड़ी का एक वो डालते हैं अपन, पेंसिल डालते हैं, उसका मुरझाना क्या होता है, अपवर्तन। सिक्के का पैंदे से उठा हुआ दिखाई देना वो क्या है, अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण बता दिया आपने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये भी अपवर्तन पर ही आधारित है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टॉपिक को अच्छे से समझना है आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
इसको मैं इम्पोर्टेंट भी कर रही हूं जिससे आपको याद रहे, इन फ्यूचर आप देखो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है बच्चों? देखिए, हम कल्पना करते हैं कि एक तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है और हम इसकी 3 कंडीशंस की कल्पना करेंगे। 3 कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है, ये अभिलंब बना देते हैं तीनों कंडीशन में कि ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब है, आपको पता ही है। लंबवत रेखा क्या है? अभिलंब। यहां क्या है? पानी, और बाहर क्या है? हवा। कैसा माध्यम है हवा? विरल। पानी कैसा माध्यम है? सघन। अब हम सोच रहे हैं कि यहां पानी में कोई वस्तु पड़ी हुई है और उससे क्या निकल रही है? प्रकाश की किरण। तो हम लेट बी सी दैट कि यहां पर एक वस्तु पड़ी हुई है और इससे प्रकाश की किरण निकल रही है, और प्रकाश की किरण कहां जा रही है? ये सघन माध्यम है और सघन से कहां जा रही है? विरल में। तो इसको देखिए बच्चों, इस तरीके से जाना चाहिए, इसका पथ ये होना चाहिए, पर इसका पथ ये ना होकर ये अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन माध्यम में वेग क्या है? ज्यादा, और विरल में वेग क्या है? कम। अपने पथ से विचलित होती है और अभिलंब से दूर हटती है, तो हम इसको दूर हटता हुआ दिखा देते हैं। ये कौन सी किरण है? आपतित, और ये कौन सी है? अपवर्तित। ये कोण कौन सा है? आपतन, और ये है अपवर्तन। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, ये क्या है? आपतित किरण। बार बार नहीं लिखूंगी, एक बार ही लिख रही हूं। और ये क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? अपवर्तित किरण। देखिए बच्चों, ये आपतन कोण है और ये अभिलंब से दूर हट गई है, और ये अपवर्तन कोण है। हम धीरे 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 करके इस कोण का मान बढ़ाते हैं, और इस कोण का एक मान ऐसा आता है बच्चों, ये आपतित किरण है, और इस कोण का मान ऐसा आता है जिस पर ये दूर हटते 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 क्या हो जाती है? अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारा अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है वह कहलाता है क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण को हम शो करेंगे IC से। IC। देखिए, अभिलंब से दूर हटती है, दूर हटती है। ये तो हमने आपतन कोण का मान इधर बढ़ाते गए, तो बढ़ाए तो एक आपतन कोण का मान ऐसा आया जिस पर अपवर्तन कोण धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यहां पर R यानी कि अपवर्तन कोण कितना है बच्चों? 90 डिग्री। और जिस कोण पर, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। अब देखिए बच्चों, अब हमने इस IC से भी ज्यादा मान बढ़ा दिया। किसका? अपवर्तन कोण का, इसका I का मान। ये आपतन कोण IC है, इससे ज्यादा हम मान बढ़ा देते हैं। देखिए, थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा देती हूं मैं आपको। ये हमने ज्यादा बढ़ा दिया, ये रहा, इस तरीके से। देखिए, IC इतना था, अब हमने इसका मान बढ़ा दिया, आपतन कोण का मान। अब बच्चों, ये अभिलंब से दूर हट रही है, दूर हटते हटते यहां तक तो आ गई, पानी के सतह तक। तो अब जब और दूर हटेगी, जब हम आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे तो ये और दूर हटेगी, और दूर हटेगी, तो अब ये इसके अंदर वापस आ जाएगी किरण।
अब आपतन कोण का मान अधिक कोण हो जाता है 90 डिग्री से ज्यादा। R इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अधिक कोण हो गया है अब R का मान, यानी कि 90 से ज्यादा हो गया है। कब? जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो प्रकाश की किरण वापस पानी के अंदर ही लौट आई। ये क्या है? हमारी आपतित किरण, और ये वापस लौट आई। ये हमारी वापस लौटने वाली कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। कहां पे लौट आई बच्चों? ये वापस पानी में ही लौट आई। अब आपने एक शुरुआत में पढ़ा होगा, परावर्तन मैंने पढ़ाया था कि उसी माध्यम में प्रकाश की किरण लौट आती है तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। तो यहां घटना तो किसकी हो रही है? अपवर्तन की, लेकिन शो किसकी तरह कर दिया इसने? परावर्तन की तरह। तो इस वाले अपवर्तन को, जिसमें वापस किरण लौट आती है, हो तो अपवर्तन रहा है लेकिन वापस उसी माध्यम में किरण लौट आती है, तो इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि अपवर्तन पूर्ण रूप से अब किस में बदल गया है? परावर्तन में। तो इसको कह देते हैं हम, इस वाली घटना को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे बताएंगे? कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है अपवर्तन के पश्चात, और इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों, आपने देखा है कई बार आप गाड़ी में बैठ के जाते हो या बाइक से भी जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पर आगे पानी बिखरा हुआ है, और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको दिखाई देता है कि वहां कोई पानी नहीं था। ऐसे ही जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो कई बार बहुत प्यास होती है। रेगिस्तान में जब भटक जाता है कोई इंसान तो उसे बहुत प्यास लगती है, और उसको आगे क्या दिखाई देता है कि रेगिस्तान में आगे पानी है। वो बढ़ता जाता है, उसकी इच्छा बढ़ती जाती है पानी को पीने के लिए, लेकिन वहां उस जगह जाता है तो उसे पानी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उसमें ऐसा महसूस होता है उसे कि जैसे कि पानी हो। तो रेत से जो प्रकाश की किरण आती है वो वापस लौटती है तो वो पानी की तरीके से दिखाई देती है। तो ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आप डायग्राम बना लीजिए, इसको डेफिनेशन में नेक्स्ट टर्न पे ही लिखवाऊंगी, अभी आप डायग्राम बना लीजिए सिंपल। तो वंस अगेन समझा देती हूं कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश की किरण वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, और इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर आपको फिर मिलते हैं।